सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मौज मस्ती बढ़िया चल रही होगी, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर रहा है उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट कर लिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं वो हमने वहाँ देखे। सबसे पहला, हम उसमें सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाना सीखा हमने क्योंकि हमें इंग्लिश लिखना भी सीखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन को रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर ट्रांसलेशन सिखा दीजिए। एक स्टूडेंट का ये भी आया कि सर क्या मैं क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दूं। तो गाइज हम लोग हर लेक्चर में या हर टेंस में पहले हम लोग ट्रांसलेशन की ही बात कर रहे हैं कि हिंदी में अगर कोई बात कही जा रही है, हिंदी में आपका कोई विचार अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इंग्लिश में आप उसे कैसे लिखेंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसलेशन के जो टॉपिक्स हैं उन्हें टच करते हुए चलेंगे। सेकंड, हमने बात किया कि अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है। तो एडवर्ब्स की सहायता से हम लोग उसे पहचान सकते हैं। उसके बारे में हम अपने एडवर्ब वाले सेक्शन में उसके बारे में बात हमने की थी, जहां हमने डिटेल में समझा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब है और वो किस चीज़ को दर्शाते हैं। एडवर्ब के अलावा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम किसी टेंस को पहचान भी सकते हैं, और खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जो आज का हमारा लेक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें कोई रूल लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश के अलावा आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इनमें रूल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, नियम आते हैं। उन नियमों को कौन से टेंस में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोनों जगह हमारी मदद करने वाला है। ट्रांसलेशन करते समय किस तरह के वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, दूसरा एमसीक्यू फॉर्मेट में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का आंसर होना चाहिए या होगा। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज का अपना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस एटर्नल, यूनिवर्सल और जर्नल ट्रुथ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एटर्नल यानी कि आप एटर्नल को यूनिवर्सल या सार्वभौमिक कह सकते हैं, यूनिवर्सल वैश्विक तौर पे, जर्नल यानी कि सामान्यतया जो सत्य है, यानी कि किसी भी प्रकार का ट्रुथ अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट का यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए, एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड फॉल्स इन द वेस्ट। तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो मुझे बताओ, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्या ये जर्नल ट्रुथ नहीं है, क्या ये एटर्नल ट्रुथ नहीं है? तो ये तीनों ही है। तो आप एटर्नल ट्रुथ कहिए इसे तो भी सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहिए तो भी सही है, जर्नल ट्रुथ कहिए तो भी सही है, सार्वभौमिक सत्य कहिए, हिंदी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता होना चाहिए क्या है। आप इसे सार्वभौमिक सत्य कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्रेस उसी मीनिंग को ये कर रहा है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। वैसे ही दूसरा वाक्य है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो ये बात भी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ना। पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ते हैं, तो ठीक है, पानी में तो नहीं तैरते पक्षी, हाँ। तो फिशेस के लिए आ जाएगा, तो फिशेस स्विम इन द वाटर या लिव्स इन द वाटर। मछलियां कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। तो जब भी कोई सार्वभौमिक सत्य आएगा उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यहां पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मार्क मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलेगा और यहां आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलेगा। अब जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर यहाँ पे एस क्यों लगा दिया और ये, तो प्लीज इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी समझ में नहीं आए तो लेक्चर नंबर 4 देखिए, उसमें और डीप में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है। तो आप इन दोनों जो लेक्चर्स हैं उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। अब सामान्यतः हम ये देखते हैं, जर्नली हम ये देखते हैं कि जर्नल ट्रुथ हो या फिर एटर्नल ट्रुथ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फैक्ट हो, ठीक है, या परमानेंट सिचुएशन हो,
अब परमानेंट सिचुएशन और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या अंतर है? परमानेंट सिचुएशन का मतलब हो गया कि ये स्थायी परिस्थिति है, ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, ये अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्थायी परिस्थिति। ठीक है, स्थायी परिस्थिति का मतलब क्या है? परमानेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो कि परमानेंट है लेकिन यूनिवर्सली नोन नहीं है, यूनिवर्सली नोन नहीं है। आप अगर कहते हैं कि भाई मेरे गांव के बस स्टैंड पर बरगद का पेड़ है, तो वो परमानेंट सिचुएशन है, वो पेड़ वहीं था वहीं है। ठीक है, या आपके गांव में एक तालाब है, तो ये बात तो आप जानते हो, आपके लिए वो एक परमानेंट सिचुएशन है, दुनिया के सभी लोग इस बात को नहीं जानते। तो ऐसे फैक्ट्स या ऐसे तथ्य जिसे वैश्विक तौर पर यानी कि पूरा संसार ही उस बात को जानता है, उन वाक्यों को तो हम कह देते हैं कि भैया ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें जिनको दुनिया में सभी लोग नहीं जानते लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है, तो उसको बताने के लिए हम परमानेंट सिचुएशन की सहायता ले लेते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेंटेंस जाने तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है ना। भाई अगर कोई कहे, मुझसे बहस करना चाहे कि सर द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड फॉल्स इन द वेस्ट, जो है ये तो परमानेंट सिचुएशन है सर। ठीक है, परमानेंट सिचुएशन है, मैंने मान लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप चाहे इस सिचुएशन को परमानेंट सिचुएशन कहो चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ कहो, दोनों को जाना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनना है, तो क्या फर्क पड़ता है, जो बोलना है बोल लो। तो परमानेंट सिचुएशन जो है वो लोकली नोन होती है, यानी कि वहां के आसपास के लोग उस परिस्थिति को जानते हैं। सेम कंडीशन, कोई प्रिंसिपल्स या सिद्धांत या कोई नियम होते हैं किसी भी विषय के, किसी भी विषय में आप बात कर लो। ठीक है, किसी भी विषय में अगर आप बात करते हैं, मनुष्य के हृदय के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये एक बायोलॉजी के हिसाब से एक रूल है या एक फैक्ट है। इसे बताने के लिए मैं कौन से टेंस का इस्तेमाल करूंगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये फैक्ट है, राइट। अगर ऐसे ही मैं कह दूं आपको कि सिद्धांत की अगर हम बात करें कि भाई पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बॉयल कहां पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गई? एक तरह से मेरे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल हो गया। तो विषय, किसी भी विषय से संबंधित आप देख लो, अगर आप कोई रूल पढ़ते हो, अगर आप कोई प्रिंसिपल पढ़ते हो, कोई सिद्धांत पढ़ते हो जिसके अनुसार वो काम होना है, मैथमेटिक्स में भी 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं, ये ठीक है, रूल है, नियम है, प्रिंसिपल है। तो इसको बताने के लिए हम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि भौगोलिक तौर पर देखिए, अजमेर स्टैंड्स इन राजस्थान, तो अजमेर कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है। तो भौगोलिक तौर पर ये क्या हो गया? एक सत्य हो गया। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जियोलॉजिकल हिसाब से क्या हो गया? ये एक फैक्ट हो गया, ये एक सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह की चीजें आएंगी उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाएंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो स्टैंड से और बॉइल से हमें यहाँ पता चल जाता है कि कौन सा यहाँ पर टेंस हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यहाँ पर यूज किया है। वी यूज हैज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के नियम की बात आई, तो मैं इंग्लिश का ही एक नियम लेके आ गया कि हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक नियम ही है, किसी विषय से संबंधित नियम ही तो है, और क्या है। तो ऐसे जो वाक्य हैं उनका प्रयोग भी किसमें किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कुल मिलाकर के नियम संख्या 1 जो इससे पहले पढ़ी थी, नियम संख्या 2 जो भी पढ़ रहे हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। सिंगल सारांश अगर मैं इसका निकालूं, कोई भी ऐसी चीज जो स्थायी है, वैसी ही थी, वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है, तो उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, चाहे वो दुनिया के सभी लोग जानते हो चाहे कम लोग जानते हो, उसे बताने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 6 पॉइंट लेके आया हूं मैं आपके लिए। 6 पॉइंट का मेरा पूरा मन था कि 1 पॉइंट बनाओ, लेकिन मैंने कहा 1 पॉइंट में तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसके 1 नहीं 2 पॉइंट बना लिए, लेकिन दोनों पॉइंट का मतलब एक ही है
कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी बात, कोई भी नियम, कोई भी वाक्य जिसमें इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका हम यहां पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आता है तीसरा, जो कि मनुष्यों पर निर्भर है, इंसानों पर निर्भर है कि इंसानों का जीवन कैसे चल रहा है, प्रतिदिन की उनकी दिनचर्या कैसी है, उसके बारे में, या उनका रूटीन कैसा है, या उनकी आदतें कैसी है। अब ऐसा कोई भी काम है जो मैं प्रतिदिन करता हूं, या मैं हर हफ्ते करता हूं, या हर महीने करता हूं, हर साल करता हूं। देखा था ना कल वाले लेक्चर के अंदर, डेली है, हैबिचुअली है, अकेजनली है, ऑफन है। तो ये सारी की सारे पॉइंट जो हैं इस एक पॉइंट में हमारे कवर हो जाते हैं। वो पॉइंट कौन सा है? डेली रूटीन, मेरी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है। क्या है भैया? मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या जो है, मेरी आदत जो है, रिपीटेड, ऐसा कोई भी कार्य जिसे दोहराया जाता है, बार बार किया जाता है, रेगुलर एक्शन, ऐसा कोई भी कार्य जो निरंतर रूप से होता है। लेकिन इस कार्य को कोई करने वाला नहीं होना चाहिए ना, तो कोई भी ऐसा कार्य जो निरंतर रूप से होता चला जाता है, उन सबको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग यहां पर करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे करते हैं, जरा उसको एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है गाइस? और एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने पूछा था पहले, उसके बारे में भी ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं। तो अब कोई लड़की है जो रोज स्कूल जाती है, तो ये क्या है? उसकी दिनचर्या है, उसका डेली रूटीन है। ही टेक्स टी एट 4 PM, 4 बजे कोई व्यक्ति जो है शाम को चाय पीता है डेली, तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ही गोज टू जिम रेगुलरली, रेगुलरली आ गया मतलब निरंतर हो रहा है ये कार्य, तो ये हो गया। ही स्पीक्स टू फास्ट, वह बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये उसकी आदत मान लीजिए। ही गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, और वह हर सोमवार को मंदिर जाता है, तो यहाँ पर गोज जो है उससे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता चलता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट हमें इन एग्जाम्पल में देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कि दिनचर्या में और आदतन क्रिया में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कमेंट किया था बिल्कुल सही था। दिनचर्या जो होती है वो किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य से जुड़ी हुई होती है कि भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरी ये दिनचर्या है। क्यों है? क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, 7 बजे मुझे स्कूल पहुंचना है। तो मैं अगर 5, साढ़े 5 बजे नहीं उठूंगा तो मैं नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल कैसे पहुंचूंगा? तो सुबह जल्दी उठना अगर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है तो वहां पर वो दिनचर्या बन जाती है। लेकिन अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसके पीछे कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, निश्चित उद्देश्य की वहां पर कमी है, ठीक है, कि बस ठीक है मेरी आदत है इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। कोई इंसान 4 बजे चाय पीता है, उसके पीछे उसके पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, उसके पास कोई कारण नहीं है कि 4 बजे चाय क्यों पीता हूं, बस पीता हूं। तो जो भी काम बस यूं ही होता है, वो वाक्य, वो सारे के सारे कार्य हैबिचुअल एक्शन होते हैं। और जिन कार्यों के पीछे निश्चित उद्देश्य होता है वे कार्य दिनचर्या का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है गाइस? तो कोई व्यक्ति अगर 10 बजे सोता है तो वो 10 बजे सोना कब उसकी दिनचर्या बनेगी और कब उसकी आदत बनेगी? जब वो कहेगा कि भाई मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है तो मुझे 10 बजे सोना जरूरी है, तो वहां पर उसकी दिनचर्या हो गई। और अब उसे सुबह कहीं नहीं जाना लेकिन फिर भी वो 10 बजे सोता है, तो ये उसकी आदत हो गई। अगर वो आपको कारण दे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो दिनचर्या है, कारण ना दे पाए तो आदत है। ठीक है, इतना डिफरेंस देख लेना अगर कोई बातचीत में पता चल जाता है। बाकी जब क्वेश्चन आता है तब तो डेली भी मिले या हैबिचुअली भी मिले तो हमें करना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, डिफरेंस उसमें कुछ आने वाला है नहीं, आंसर उससे चेंज नहीं हो जाएगा। टू एक्सप्रेस टेलीविजन रेडियो कमेंट्रीज, कमेंट्रीज का मतलब होता है हिंदी में कहें तो आंखों देखा हाल। क्या बोलते हैं इसको? आंखों देखा हाल, है ना। कोई भी चीज अगर लाइव कमेंट्री चल रही होती है किसी की भी,
जैसे कि आपने क्रिकेट में सुना होगा, फुटबॉल में सुना होगा, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जब समारोह होता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ पर लोग माइक लगा के, जो एक कमेंटेटर होते हैं, वो बताते रहते हैं कि अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लाइव कमेंट्री में चल रही हो, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है, ताकि सुनने वाले को ये ना लगे कि वहाँ कुछ और चल रहा है और मैं पीछे चल रहा हूँ। उसे भाव क्या आता है कि मैं बिल्कुल पैरेलल चल रहा हूं, बिल्कुल साथ में चल रहा हूं। वहां इस वक्त एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हो रहा है वो मुझे एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही पता चल रहा है। ठीक है, तो उसका एक्साइटमेंट बना रहे और वो उससे बिल्कुल वर्तमान में जुड़ाव महसूस करे, इसलिए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। कारण कुल मिलाकर के ये है। तो टीवी पर आप कोई लाइव कमेंट्री सुनते हैं, रेडियो पर आप कोई लाइव कमेंट्री सुनते हैं, तो ध्यान रखिए कि वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। अगर आप किसी को आंखों देखा कोई हाल बता रहे हैं फोन पर कि भाई देख अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और आप किसी की कमेंट्री कर रहे हैं, अपने तीसरे दोस्त को फोन करके बताया लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे में घूंसे लाते मार रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कभी भी कमेंट्री करने का मन हो, हमेशा उस कमेंट्री को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीजिए, ताकि आपको जो करना है वो करो, लेकिन अपनी सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस तो होती रहे। भाई मैं कभी कभी थोड़ा मतलबी हो जाता हूँ कि ठीक है आप जो कर रहे हो वो ठीक है, मेरा काम होता रहे, आप कम से कम इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो जैसे ही विराट कोहली छक्का मारता है तो क्या कहते हैं, विराट कोहली हिट्स अ सिक्स, है ना। इसे पास्ट टेंस में नहीं कहेंगे, इसे ऐसे नहीं कहेंगे कि विराट कोहली ने छक्का मारा, नहीं, विराट कोहली छक्का मारता है। हिंदी में ये बात अजीब लगती है, लेकिन इंग्लिश में ये बात बहुत स्वाभाविक लगती है। ठीक है, जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, मूल भाषा अंग्रेजी है, उन लोगों को अगर आप पास्ट टेंस करके बोलेंगे तो उन्हें बड़ा अजीब लगेगा, बोले पता नहीं पुरानी कहानी सुना रहा है, क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप इस बात को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, तो उनके लिए बड़ी स्वाभाविक हो जाएगी बात कि हाँ ये तो ऐसे ही बोला जाता है बचपन से ही। द प्राइम मिनिस्टर मूव्स टूवर्ड्स द पोडियम, तो प्राइम मिनिस्टर जो है किसी फंक्शन में हैं और अब वो चल करके कहाँ जा रहे हैं, जो उनका पोडियम बना हुआ है जहां उन्हें भाषण देना है उसकी तरफ जा रहे हैं। अक्षय कुमार स्पीक्स अबाउट वुमेन सेफ्टी, मान लीजिए कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कोई लाइव उसकी कमेंट्री कर रहा है, तो वो यही कहेगा कि अक्षय कुमार जो है वो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं रखेंगे, इसे कौन से टेंस में रखा जाता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ये आपका नियम जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगा। ठीक है गाइस, तो आंखों देखा हाल कभी भी किसी को आप बताते हैं उसी समय, तत्काल उसी समय पे, तो आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगले मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका टाइटल जज करें। एग्जाम्पल पहले आए, टाइटल नहीं आया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका टाइटल जज करके मुझे बताएं कि ये जो भी 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके हिसाब से ये किस टाइटल से रिलेटेड हो सकते हैं। पीस टॉक फेल्स, अ टेरिबल साइक्लोन हिट्स इंडोनेशिया, इंडिया विंस द मैच। क्या लगता है क्या टाइटल होगा? सो टाइटल इज हियर टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। समाचार पत्र की जो हेडलाइन रहती है, सबसे मुख्य खबर जो रहती है, वो हमेशा इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखी जाती है, ताकि खबर जो है वो कैसी लगे, ताज़ा लगे, बासी खबर ना लगे। उसे ताज़ा बनाए रखने के लिए, उसे बिल्कुल वर्तमान में बनाए रखने के लिए कि हाँ अभी हुआ है, अभी आपको पढ़ते समय ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि अभी आपको पता चल गया। ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी आकांक्षा ये होती है कि जो भी दुनिया में अभी हो रहा है मुझे अभी पता चल जाए। तो उस बात को, जो घटना कल हुई है, उस बात को ताज़ा बनाए रखने के लिए हमेशा अखबारों में जो हेडलाइन होगी किसी भी चीज़ की, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखी जाती है। जैसे 2 देशों के बीच में शांति वार्ता हुई, शांति वार्ता मतलब अपन युद्ध नहीं करते हैं, शांति कर लेते हैं, ऐसी बातचीत हुई, उसे क्या कहा जाता है, पीस टॉक्स। और वो बातचीत क्या रही, असफल रही, फेल्स, असफल हो गई वो वार्ता। तो इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा पीस टॉक फेल्ड, नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पीस टॉक फेल्स कहा जाएगा। ठीक है, अ टेरिबल, एक भयानक साइक्लोन चक्रवात जो है, हिट्स इंडोनेशिया, वो जाकर के इंडोनेशिया से टकरा गया। तो यहां पर हिट्स किस लिए आया, अब साइक्लोन तो कल टकराया होगा भाई,
न्यूज़पेपर जो है रात को 12-1 बजे छपना शुरू हो जाते हैं, तो ये घटना तो कल रात के पहले की है, लेकिन फिर भी इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए, इसे फ्रेश न्यूज़ बनाए रखने के लिए इसे क्या किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। इंडिया विंस द मैच, भारत मैच जीत गया नहीं, वॉन नहीं, विंस द मैच, कि भारत मैच जीतता है, ताकि इस बात को और फ्रेश रखा जा सके या ताज़ा रखा जा सके। नेक्स्ट हमारा यहां आता है नियम, टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। कैसे वाक्य है ये? विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, वैसे मैं इन्हें विस्मय बोधक वाक्य नहीं मानता हूं निजी तौर पर, क्योंकि मुझे विस्मय बोधक वाक्य से फिर पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं इन्हें कैसा मानता हूं? मैं इन्हें मानता हूं सडन एक्शन, क्योंकि इससे मुझे समझने में मदद मिलती है। ठीक है, होते तो विस्मय बोधक वाक्य ही है, लेकिन मैं नहीं मानता, मेरा मन, मेरी इंग्लिश, जैसे चाहूं पढ़ूं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है, विस्मय बोधक वाक्य जो हैं, वो सडन एक्शंस होते हैं। अचानक से कोई घटना हुई और आपको कहते हैं अरे वो आ गया, अरे गिर गया, अरे फिसल गया, अरे वो देखो खा रहा। ये सारे के सारे वाक्य जो हैं, ये आप विस्मय बोधक तरीके से कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वे में कहते हैं, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में आप वहां एक्सक्लेमेशन कर किस बारे में रहे हो? तो आप एक्सक्लेमेशन कर, भाई एक्सक्लेमेशन तो बहुत सारे होते हैं, दुख के होते हैं, सुख के होते हैं, आश्चर्य के होते हैं, प्रश्नवाचक के होते हैं, बहुत सारे तरह के एक्सक्लेमेशन होते हैं। यहां किस बारे में है एक्सक्लेमेशन? यहां आपका विस्मय जो है, जो आप एकदम से चौंक के बोल रहे हो, किस बारे में है? अचानक से हुई किसी घटना के बारे में जब हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य बोलते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे वाक्य हियर या देयर से शुरू होते हैं। ऐसे जो वाक्य हैं वो शुरुआत किस में होगी? हियर या देयर जो है स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है। तो हमारे पास इसको पहचानने के लिए, एमसीक्यू वाली बात कर रहा हूं, पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका होता है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हियर या देयर दिखाई दे, जाकर के इज्जत से वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी ऑप्शन हो उसे चूज करके लिख दो और थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा करके इसे आप समाप्त कर सकते हैं। हियर शी कम्स, अरे ये आ गई। देयर शी गोस, अरे वो जा रही। देयर वॉक्स द टीचर, अरे वो देखो वहां सर चल रहे हैं। हियर प्लेस द किड्स, अरे बच्चे तो यहां खेल रहे हैं। ये सारी की सारी घटनाएं कैसी है? अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शा रहा है या बता रहा है। ठीक है गाइस, तो यहां पे देखिए इसका फॉर्मेट जो है मैंने दो तरीके से रखा है। पहला तरीका क्या है? हियर या देयर के बाद में सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद में वर्ब आ जाए। यानी कि यहाँ पे तो आ गया हियर या देयर, यहाँ आ गया हमारा सब्जेक्ट और यहाँ आ गई हमारी वर्ब। लेकिन यहाँ पर नीचे के दो जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर दिया। हियर या देयर आ गया, उसके बाद में हमारी वर्ब आ गई और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आया। इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, आप मुझे बताएंगे अभी। ऊपर वाला फॉर्मेट सही है कि नीचे वाला फॉर्मेट सही है? बता दूं? हो गया सबका? कमेंट कर दिया ना? दोनों ही सही है। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के अंदर हम लोगों के लिए कंपल्शन खत्म हो जाता है कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो वैसे ही थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, इसलिए इन दोनों को ही सही माना जाएगा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट जो है वो गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज व्हेन या व्हेनेवर। जब दो वाक्य व्हेन या व्हेनेवर से जुड़े हुए हों, जब दो वाक्य किससे जुड़े हों? व्हेन या व्हेनेवर से जुड़े हों, तो वो उन दोनों कार्यों के एक ही समय होने को दर्शाते हैं कि ये दोनों कार्य एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ऐसा बताने के लिए, ऐसा दर्शाने के लिए हम दो वाक्यों को व्हेन या व्हेनेवर से जोड़ते हैं। तो मुझे बताओ, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो एक वाक्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाक्य कौन से टेंस में होना चाहिए? एक वाक्य जो है, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इतना हम समझते हैं कि एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा ही, दूसरा वाक्य जो है वो कौन से टेंस में आएगा? यहां से आपको शायद कुछ मदद मिल जाए।
द रूफ लीक्स, छत टपकती है, वेनेवर इट रेन्स, जब कभी बरसात होती है। तो छत का टपकना और बरसात का होना दोनों एक ही टाइम पे होता है कि अलग अलग टाइम पे होता है? एक ही टाइम पे होता है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो हमारा है सबसे साधारण सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्लस का क्या मतलब है? व्हेन या व्हेनेवर। तो जब व्हेन या व्हेनेवर से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो दोनों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है या किया जाना चाहिए। पहला वाक्य द रूफ लीक्स, छत टपकती है, व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी बरसात होती है। राकेश स्टेज विथ मी व्हेन ही कम्स टू जयपुर। तो राकेश जो है मेरा दोस्त है, वो जब कभी जयपुर आता है या जब जयपुर आता है मेरे साथ ही रहता है, स्टे करता है, मेरे साथ ही वो जयपुर रहता है। ठीक है, तो ये बताओ कि इन दोनों का समय क्या होगा? एक ही समय होगा ना, जब भी वो आता है मेरे साथ रहता है, सिंपल सी बात। तो दोनों कार्य एक ही समय पर होते हैं। मुकेश शट्स द डोर व्हेनेवर ही स्टडीज। तो मुकेश जो है जब कभी भी पढ़ता है तब वह दरवाजा बंद कर देता है। तो दोनों वाक्य मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुए। राम फील्स हैप्पी व्हेन ही राइड्स अ बाइक। तो राम जो है खुश होता है जब वो एक बाइक राइड करता है, एक बाइक चलाता है। ठीक है, कार के लिए हम लोग ड्राइव कह देते हैं, और बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, जब भी हम इनकी सवारी करते हैं तो उसे राइड कहा जाता है। हॉर्स ड्राइविंग नहीं होता, हॉर्स राइडिंग होता है। ठीक है, एक मारवाड़ी में एक शब्द है घोड़ी घट्टे बैठना। इसका क्या मतलब होता है? जिस भी चीज़ पर लेग्स को ऐसे करके बैठा जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो राइडिंग में आ जाती हैं। और किसी चीज़ के अंदर बैठ करके उसे ड्राइव कर रहे हो तो वो आप ड्राइव कह सकते हो। लेकिन अंदर बैठ के प्लेन भी उड़ाया जाता है तो उसे ड्राइव मत कहना, उसे फ्लाई कहना, क्योंकि उसे चलाया नहीं जा रहा है, उसे उड़ाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक और आता है टाइम क्लॉज। तो फिर से मैं एक गैप लेके आ गया आपके लिए। तो ये टाइम क्लॉज को एक्सप्रेस करेगा, और टाइम क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आपके सामने 5 एग्जाम्पल हैं। क्या आप इन एग्जाम्पल्स को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा रूल काम कर रहा है या किस रूल से रिलेटेड ये एग्जाम्पल हैं? अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो यहीं पर पॉज कर लीजिए, अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा टेंस है, कौन सा रूल यहाँ पर या कौन सा रूल फॉर्मेट जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो जब भी दो वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से जुड़े हों, टिल से जुड़े हों, एज सून एज से जुड़े हों, व्हेन से जुड़े हों, अनलेस से जुड़े हों, बिफोर से जुड़े हों, अनटिल से जुड़े हों, इवन इफ से जुड़े हों, इन केस से जुड़े हों या एज से जुड़े हों, अगर कोई भी वाक्य, कोई भी दो वाक्य जो हैं वो इन कंजक्शंस में से किसी एक की सहायता से जोड़े गए हैं, तो वहां पर हम लोग ये फॉर्मेट जो है इसे फॉलो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और उसके साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, यू विल गेट वेट, तो तुम भीग जाओगे। तो अब एक बात बताओ, इट रेन्स कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू विल गेट वेट कौन सा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? इफ से। इफ हमारा क्लॉज है, ठीक है, जो यहां पर इन दोनों को जोड़ रहा है। तो एक कार्य की दूसरे कार्य पर निर्भरता है। यू विल गेट वेट एज सून एज इट रेन्स, तुम भीग जाओगे जैसे ही बरसात होगी या जैसे ही बरसात होती है। होगी बोलूंगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हिंदी में तो आप फ्यूचर टेंस बोल रहे हो और इंग्लिश में आप प्रेजेंट टेंस बोल रहे हो, तो गड़बड़ नहीं करनी। यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे, एज सून एज, जैसे ही इट रेन्स, बरसात होती है। तो ये हमारा सेंटेंस किस में चला गया? सिंपल फ्यूचर में चला गया। और ये वाला किस में चला गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। सेम, इन केस शैली इज लेट अगेन आई विल बी मैड। ठीक है, यदि, इन केस यानी यदि, वही अगर यदि एक ही बात है। शैली लेट होती है फिर से, आई विल बी मैड, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? परिचयात्मक वाक्य हैं, है ना, परिचय या वर्णन वाले वाक्य हैं। तो देखो
परिचय या वर्णन वाले वाक्यों को कल हमने कैसे बनाया था, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान है, वही फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस का। नेक्स्ट है आई विल बी मैड इफ शैली इज लेट अगेन। वही वाक्य सेम है लेकिन उसे आगे पीछे कर दिया गया है और यहाँ पर इफ का यूज कर लिया गया। अनलेस यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो, ठीक है, यू विल मिस द बस, तो तुम बस मिस कर दोगे, यानी बस तुम्हारी छूट जाएगी। तो अनलेस हमारा यहां पर क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। डोंट हरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल मिस द बस सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम यहां पर इसे देख सकते हैं। लेकिन मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि जहां पर दोनों कंबाइंड होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इसी रूल का हमारा एक्सेप्शन केस जो है, हमारा नोट जो है वो क्या है, टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज, वो भी किसके साथ, बिफोर के साथ। यहां पर भी बिफोर है, तो जब दो वाक्य जुड़ने हो बिफोर के साथ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब तक टीचर आते हैं, जब तक शिक्षक आते हैं, कक्षा समाप्त हो चुकी होगी या विद्यार्थी जा चुके होंगे। इसको देखो, बताने के लिए मैं एक वाक्य यहां बना देता हूं अभी हैंड टू हैंड, हालांकि हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, द स्टूडेंट will have left the class before the teacher comes। यानी कि शिक्षक आता है उससे पहले विद्यार्थी कक्षा छोड़कर जा चुके होंगे। तो अब देखो, विल हैव लेफ्ट जो है कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कम्स जो है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो जब भविष्य में हम ऐसा सोचते हैं कि एक कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य का होना दिखाई देगा, यानी कि पहले विद्यार्थी चले जाएंगे उसके बाद शिक्षक आएगा, तो हम ये नहीं कहते कि आएगा, हम हिंदी में क्या कह देते हैं, आता है। यानी कि मैं डेली 4 बजे आता हूं, अब 3:45 आ रहा हूं, तो मैं डेली 3:45 बजे आ रहा हूं, उससे पहले कल आप क्या क्या कर चुके होंगे। सोचो कि मैं स्कूल से आ चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा जब इंग्लिश की क्लास आती है। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलने के लिए आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द इंग्लिश क्लास कम्स या द इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स, कि अंग्रेजी की कक्षा प्रारंभ होती है उससे पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूंगा। बात करके कब की कर रहे हैं हम लोग, कल की कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रूल क्लियर होगा, क्योंकि यही थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड रूल यही वाला है, बाकी सारे बहुत ईजी। नेक्स्ट हमारा आता है टू एक्सप्रेस टाइम क्लॉज प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। तो समय में अगर हम कोई प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि भविष्य में होने वाली कोई ऐसा कार्य जो कि हम पूर्व निर्धारित कर चुके हैं, ठीक है, पूर्व नियोजित या निर्धारित, प्लान्ड का मतलब नियोजित होता है, भविष्यकालिक कार्य, ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला है लेकिन उसे पूर्व नियोजित कर लिया गया है, पहले ही उसे तय कर लिया गया है कि भाई आगे हमें ये करना है। तो जब इस तरह के कार्य बताए जाते हैं या जब इस तरह की सिचुएशन होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आ गई कंफ्यूजन वाली स्थिति, और अगर कंफ्यूज नहीं हुए हो तो ये लो अब हो जाओ अगर अभी तक कंफ्यूजन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मंडे सर फ्यूचर टेंस है, द फ्राइडे मॉर्निंग सर फ्यूचर टेंस है, नेक्स्ट 15 तारीख अगली सर फ्यूचर टेंस है,
नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह। सर फ्यूचर टेंस है, क्या कर रहे हो सर? सारे एडवर्ब उठा लिए फ्यूचर टेंस के, सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट टेंस में, कैसे काम चलेगा? ये देखो, हैव, अराइव्स, टेक्स, स्टार्ट, सारी की सारी वर्ब कौन सी आ गई? प्रेजेंट टेंस की। एडवर्ब कौन सी आ गई? फ्यूचर टेंस की। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे काम पूर्व निर्धारित हैं। अरे भविष्य में तो हम क्या होगा उसकी कल्पना करते हैं। मुझे एक बात बताओ, फरवरी और मार्च में आपकी परीक्षा है, ये पूर्व निर्धारित है ना? तो अपन क्या बोलते हैं? सर प्लीज एग्जाम करा दो, सर प्लीज कोर्स करा दो, सर प्लीज पोएट्री करा दो, सर हैं सिंटैक्स करा दो, सर सिंथेसिस करा दो, सर आगे के चैप्टर करा दो, सर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन करा दो, सर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दो सर। क्यों करा दो सर? क्योंकि फरवरी में पेपर है सर, 19 तारीख से हाफ ईयरली है सर। क्यों नहीं बोल रहे कि 19 तारीख से हाफ ईयरली होगा? क्यों नहीं कह रहे कि फरवरी में पेपर होगा? बोलचाल की भाषा में सब जगह है का प्रयोग क्यों कर रहे हो? वर्तमान काल का प्रयोग क्यों कर रहे हो? फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो ना भाई। फरवरी जो है, फरवरी 2023 फ्यूचर टेंस है कि नहीं है? या मार्च 2023 फ्यूचर टेंस है कि नहीं है? फिर क्यों कहते हो कि सर मार्च में मेरा पेपर है, मार्च में मेरा पेपर होगा, क्यों नहीं बोलते? मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप में से किसी की 15 दिन बाद शादी है और आप में से कोई आया इनवाइट करने के लिए कि सर 15 दिन बाद मेरी शादी, क्या बोलोगे? है कि होगी? अगर आप कहोगे कि 15 दिन बाद मेरी शादी है तो मैं समझ जाऊंगा भैया प्री प्लान्ड है, लेकिन ये कार्य भविष्य में होगा, ये निश्चित है कि ये होगा। आप कहोगे कि सर 15 तारीख को मेरी शादी होगी, आपको आना है अटेंड करने के लिए, तो मेरे मन में ही डाउट आ जाएगा, भाई तू कंफर्म तो है ना कि है कि नहीं है? क्योंकि तू फ्यूचर टेंस में बोल रहा है 15 तारीख को सर मेरी शादी होगी। होगी मतलब घर पे क्या बोलूं, खाना बनाना है कि नहीं बनाना है? तो बात समझ में आ रही है कि भविष्य में होने वाले जो भी कार्य हैं जिनके लिए हम सर्टेन है, निश्चित हैं, सर 17 तारीख को मेरा इंग्लिश का पेपर है, पेपर है, पेपर होगा नहीं। 17 तारीख अब आएगी, 17 तारीख अभी तक आई नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो होता है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां फॉलो किया जाता है। वी हैव अ लेसन नेक्स्ट मंडे। अगले मंडे को हमारा एक लेसन है। द ट्रेन्स अराइव एट 6:30 इन द फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग को ट्रेन जो है वो 6:30 पर आती है। एग्जाम टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट अगली 15 तारीख से हमारे एग्जाम है। द हॉलीडेज स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह से हमारे जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हैं, वो शुरू हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जब भी हम वाक्य बोलते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बात जो है, काम जो है वो फ्यूचर टेंस में होने वाला है, लेकिन उसे दर्शाने के लिए, उसे बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल यहां पर हम लोग करते हैं। ठीक है गाइस? तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजेशन या ओनरशिप। पोजेशन या ओनरशिप में मतलब कोई भी चीज जो मेरे पास है, जिसका या तो मैं मालिक हूं या मेरे पास स्वामित्व है, मालिकाना हक है। मान लो मैं उसका मालिक हूं भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी के लिए वो चीज मेरे पास है, मेरे पोजेशन में है। ठीक है? आई हैव दिस पेन, मेरे हाथ में क्या है? ये पेन है, लेकिन मैं इस पेन का मालिक नहीं हूं, इस पर ओनरशिप नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी अभी तो मेरा पोजेशन है ना, अभी तो मेरे पास है ना। ये पेन अगर मैं आपको दे देता हूं तो आपके हाथ में आते ही क्या हो गया? पोजेशन चेंज हो गई। पहले पोजेशन मेरी थी, अब आपकी आ गई। अब आप क्या कहोगे? सर आई हैव दिस पेन, आई हैव अ पेन नाउ। अब आपके पास है क्योंकि वो आपके पोजेशन में। जो चीज आपके पास है वो आपके पोजेशन में, जो मेरे पास है वो मेरे पोजेशन में। तो जो भी चीज हमारे पास होती है उसे बताने के लिए हम लोग पोजेशन का ओनरशिप, यानी किसी चीज पर मालिकाना हक हो, स्वामित्व हो, जिसको अपन ने खरीदा हो, पैसा दिया हो उसका, और अब वो चीज पूरी तरह से अपनी हो। सेलफोन हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ये ओनरशिप में आ जाती है। तो उसे दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव अ मोबाइल फोन, सीधी सी बात है, मेरे पोजेशन में है। शी ओन्स अ हाउस इन विलेज, यानी कि वो ओन करती है, स्वामी है, मालकिन है एक घर की जो कि गांव में बना हुआ है। शी हैज माई नोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, शी हैज माई नोट्स, उसके पास मेरे नोट्स हैं। इससे आपको पोजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स किसके हैं? आपके। नोट्स की ओनरशिप किसकी है? आपकी। भाई नोट्स तो आपके हैं ना, आपने क्या कहा? मेरे नोट्स हैं, लेकिन किसके पास हैं? उस लड़की के पास हैं, वह या उसके पास है,
वह कौन? वह लड़की है कोई, शी मान लिया अपन ने उसे। तो मेरे नोट्स है, यानी कि ओनरशिप तो उन नोट्स की मेरी है, लेकिन पोजेशन किसके पास है? किसके पास में है वो? अभी शी के पास में है। तो पोजेशन के लिए तो आ गया शी, यानी कि किसके अधिकार में है? किसके पास है? अभी शी के पास। लेकिन ऑनरशिप किसकी है? मेरी, क्योंकि नोट्स किसके हैं? माय नोट्स, मेरे नोट्स है भाई। लेकिन वो लेके बैठी है, दे ही नहीं रही वापस पढ़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में पोजेशन और ऑनरशिप में एक डिफरेंस होता है। पोजेशन यानी जो चीज मेरे पास है अभी, ओनरशिप जो है वो स्वामित्व या मालिकाना हक को दर्शाती है। नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सप्रेस कोटेशन। सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है, जब किसी व्यक्ति ने कोई बात बोल दी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और हम चाहते हैं कि जो उसने बोला है हम बिल्कुल वैसा ही बोलें, तो उस बात को हमेशा सबसे पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, तभी वो कोटेशन बन जाता है। और वो वाक्य हमेशा वैसा ही रहता है, कभी भी उस वाक्य का टेंस चेंज नहीं होता है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, एक दिन मनुष्य का नाश हो जाएगा या एक दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो मैन इज मॉर्टल एक कोटेशन है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, उस पर भविष्य का निर्भर करना है। द प्रेजेंट चेंजेस द पास्ट, और वर्तमान जो है वो भूतकाल को बदल देता है, यानी कि हमेशा वर्तमान काल जो है वो भूतकाल को बदलता रहता है। तो ये जो बातें हैं ये किसी ने कही हैं और उस बात को हम एज इट इज हमेशा दोहराते हैं, क्योंकि इनका टेंस कभी चेंज नहीं होगा और ये बातें हमेशा एज इट इज रहेंगी। ये एक तरह से मान लो कि सार्वभौमिक सत्य जैसी हैं ये सारी की सारी बातें। तीनों चारों जो सेंटेंस हैं या मोस्ट ऑफ द कोटेशंस जो होते हैं वो एक तरह के सार्वभौमिक सत्य, परमानेंट सिचुएशन, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, फिलोसफिकल फैक्ट्स होते हैं। तो वो कभी भी टेंस उनका चेंज नहीं होता, इसलिए वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टैंड करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, आ गया हमारा। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि कहाँ कहाँ और किस परिस्थिति में हमें वाक्यों का निर्माण करते समय, ट्रांसलेशन करते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन करना चाहिए और किस किस परिस्थिति को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो दोनों में ही मदद मिलने वाली है गाइस, ट्रांसलेशन में भी और साथ ही साथ एमसीक्यूज या बहुवैकल्पिक प्रश्न जो हैं उन्हें सॉल्व करने में भी काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, आपको और एक बेहतर लर्नर बनाता है, तो प्लीज़ आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video and comment below. Thank you very much. I'll see you soon in the next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye.